इंडिया में सबसे ज्यादा जमीन रेलवेज और डिफेंस के बाद तीसरा सबसे बड़ा पोर्शन वक्फ बोर्ड के पास है। सचर कमेटी की एक रिपोर्ट के हिसाब से उनके पास लगभग 1.25 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है। लेकिन 8 दिसंबर को राज्यसभा में बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने एक प्राइवेट बिल को इंट्रोड्यूस करने की परमिशन मांगी, जिसमें वक्फ एक्ट 1995 को रिपील करने की मांग की गई। मतलब जो वक्फ कानून है, जिस कानून के तहत वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन आई है, अब इसे हटाने की बात की गई। वक्फ बोर्ड क्या है, कैसे काम करता है, इसका इतिहास क्या है और इसके पास इतनी जमीन कहां से आ गई। अगर आपको भी ये सब कुछ जानना है तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आज हम इस वीडियो में इस पूरी स्टोरी को डिकोड करने वाले हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया है और इस बिल को जिन सांसद ने संसद में प्रस्तुत किया है वो है हरनाथ सिंह यादव जी। देश हित में वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 को निरस्त करने के लिए विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति देने की मांग करता है। पैगंबर मोहम्मद ने कहा था कि अपनी जायदाद को इस तरह खैरात में दो कि ना वो बेची जा सके, ना ही किसी को दिया जा सके और ना ही उसमें विरासत जारी हो, बल्कि उसका मुनाफा लोगों को मिला करे। इस्लामिक लीगल डिक्शनरी के मुताबिक कोई भी इंसान अगर इस्लाम के नाम पर दान करता है, लोगों के साथ चीजों को बांटता है, तो वो वक्फ कहलाता है। ये वक्फ कुछ भी हो सकता है, ये पैसा हो सकता है, संपत्ति हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है जो आप धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर लोगों के साथ बांटना चाहते हो, लोगों की मदद करना चाहते हो। ये इसलिए था ताकि जो अमीर लोग हैं वो गरीब और लाचार जनता की मदद कर सकें। अगर वक्फ में जमीन के इतिहास की बात करें तो पता चलता है कि फिरोज शाह तुगलक के जमाने में लोगों ने अपनी जमीनें वक्फ की थी और उन जमीनों की व्यवस्था करने का काम मुगल काल में शुरू हुआ, जिसे वक्फनामा कहा जाता है। और जो लोग वक्फ करने में सक्षम थे वो दवा खाना खोलने के लिए जमीनें दान कर रहे थे ताकि लोगों का इलाज आसानी से हो सके। उसी तरह लोग मदरसों के लिए भी अपनी जमीनें दे रहे थे ताकि वो बच्चों को पढ़ाई में मदद कर सके। अंग्रेज भारत आए, लेकिन वक्फ के काम उसी तरह चलते रहे जिस तरह पहले से चलते आए थे। लेकिन 1810 में एक कानून को पारित किया जाता है जिसमें वक्फ की संपत्तियों की निगरानी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स को दी गई। फिर 1863 में पिछले सभी कानूनों को खत्म किया गया और धार्मिक वक्फ और चैरिटेबल वक्फ को अलग किया गया। फिर इसी तरह बीच बीच में बेहतरीन कानून लाने की मांग उठाई जा रही थी। 1910 में जाकर मुसलमानों के पास एक मौका आया जब सर सैयद अली इमाम भारत सरकार में कानून मंत्री बनते हैं और फिर मुस्लिम वक्फ वेलडेटिंग एक्ट 1913 पारित किया गया। इसके बाद वक्फ एक्ट में लगातार अमेंडमेंट्स होते रहे और लास्ट अमेंडमेंट 2013 में किया गया। अभी पूरे देश में 32 वक्फ बोर्ड हैं और 1954 में एक वक्फ बोर्ड को बनाया जाता है, जहां एक काउंसिल इस बोर्ड के तहत काम करती है और कानूनी रूप से इसके बोर्ड अपने कामकाज खुद संभालता है। इस काउंसिल का चेयरमैन सेंट्रल गवर्नमेंट का मंत्री होता है, जैसे आजकल स्मृति ईरानी इस काउंसिल की चेयरमैन है। अगर हम वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा जमीन ग्रेवयार्ड्स में यूज की गई है, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर लैंड है और इसके बाद मॉस्क में यूज होने वाली लैंड आती है। बल्कि दुकानों और घरों में भी वक्फ की जमीन का यूज होता है। 2022 तक 8,65,646 वक्फ की इमूवेबल प्रॉपर्टी है। वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया इसके सारे रिकॉर्ड्स एंड इंफॉर्मेशन रखता है। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज मुगल काल से ही बनती आ रही थी और कुछ तब बनी जब भारत का पार्टीशन होता है। पाकिस्तान को एक नया देश बनाया जाता है जहां लाखों लोग दोनों देशों के बीच माइग्रेट होते हैं। कुछ आज के बांग्लादेश जाते हैं और कुछ पाकिस्तान। जो मुसलमान अब भारत में अपनी जमीन छोड़कर चले गए, उनकी जमीन अब इंडियन गवर्नमेंट के पास आ गई और आगे वो जमीन वक्फ बोर्ड को दी गई और इसी मकसद से 1954 में वक्फ बोर्ड को बनाया भी गया था। अभी तक हमने ये समझ लिया है कि वक्फ का इतिहास क्या है, लेकिन अब ये समझते हैं कि हरनाथ सिंह यादव ने क्यों वक्फ एक्ट को रिपील करने का प्रस्ताव रखा है। दरअसल वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 के तहत अगर किसी जमीन के ऊपर बोर्ड अपना मालिकाना हक पेश करता है तो जिस किसी के पास भी वो जमीन प्रेजेंट टाइम में है तो उसे ये साबित करना होगा कि वो जमीन उसकी ही है। नहीं तो नॉर्मली जिस पार्टी को दावा करना होता है वो वहां पर ऑलरेडी रह रही पार्टी को अपने प्रूफ दिखाता है कि जिस जमीन पर आप रह रहे हो वो मेरी है और उसका ये प्रूफ है। जबकि यहां उल्टा हो रहा है। अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि आपकी जमीन उसकी है तो ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि वो लैंड आपको बिलोंग करती है। और हैरानी की बात यह है कि एक बार वक्फ बोर्ड ने आपकी जमीन पर क्लेम कर दिया तो आप इस क्लेम के अगेंस्ट कोर्ट्स में नहीं जा सकते। तो इसी मामले को हरनाथ सिंह यादव ने राज्यसभा में उठाया कि यहां पर आम इंसान को उसका फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहा है, जहां पर राइट टू इक्वालिटी को खत्म किया जा रहा है।
हमारे देश में जब न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती तो कैसे कह सकते हैं कि हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है। उन्होंने इसके ऊपर 2 उदाहरण दिए, जैसे इसी साल के शुरुआत का ही एक एग्जाम्पल दिया कि तमिलनाडु में त्रिची के एक गांव में वक्फ बोर्ड ने पूरे हिंदू मेजोरिटी गांव को खाली करने का आदेश दिया। उस गांव में एक 1500 साल पुराना शिव मंदिर भी है। ज्यादातर लोग यहाँ गरीब हैं और डीएम ने भी गांव खाली करने के आदेश दिए। जब लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा तो वो वक्फ बोर्ड से कॉम्प्रोमाइज करने की मांग करते हैं। वक्फ बोर्ड ने लोगों के सामने एक कंडीशन रखी कि अगर वो इस्लाम कबूल करते हैं तो वो उस गांव में उसी तरह रह सकते हैं जिस तरह पहले से रहते आए हैं, क्योंकि इस्लाम में मुसलमानों के बीच ही जमीन को ट्रांसफर किया जा सकता है। अब गांव वाले उनकी कंडीशन को या तो मान ले या फिर ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो जमीन उनकी है, और इस क्लेम के अगेंस्ट वो किसी कोर्ट में भी नहीं जा सकते। ऐसा ही दूसरा उदाहरण महाराष्ट्र के सोलापुर डिस्ट्रिक्ट का है, जहां एक बस्ती में करीब 250 लोग हैं। उन्हें भी एक ऐसा ही नोटिस मिलता है कि वो इस जमीन को खाली कर दे, क्योंकि वो जमीन वक्फ बोर्ड की है। उन्हें भी थक हार कर जब कोई सॉल्यूशन नहीं मिला तो उन्हें भी एक ही ऑप्शन दिया जाता है कि वो इस्लाम कबूल करे ताकि मुसलमानों के बीच ही जमीन को ट्रांसफर किया जा सके। राज्यसभा में इस मुद्दे पर अब चर्चा होगी कि अगर किसी इंसान को जुडिशरी की मदद भी चाहिए तो वो भी नहीं मिल सकती। जैसे तमिलनाडु के गांव में जो 7 से 8 ही मुसलमानों के घर हैं, तो उन्होंने पहले के टाइम में कितनी ही जमीन वक्फ की होगी कि वो 1500 साल पुराना मंदिर भी उनके दावे के अंदर आ रहा है। तो ये पूरा मामला एक मैटर ऑफ कंसर्न बन गया है। इंटरेस्टिंगली वक्फ बोर्ड ने ताजमहल के ऊपर भी अपना हक बताकर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI को टेंशन में डाल दिया था। वक्फ बोर्ड के हिसाब से कोई भी धार्मिक जमीन हो, जैसे कोई कब्रिस्तान या कोई मस्जिद हो, जो जमीन इस्लाम के काम में आ रही हो, वो वक्फ बोर्ड को बिलोंग करती है। 2010 में ASI ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील कर दी। फिर कोर्ट ने इस फैसले पर स्टे लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लेते हुए वक्फ बोर्ड को उल्टा उन कागजातों को पेश करने का हुक्म दिया कि कहां ये लिखा हुआ है कि ताजमहल की जमीन वक्फ की गई थी। अगर वक्फ बोर्ड उन कागजों को पेश नहीं कर सकता है तो उसका ये क्लेम भी नहीं माना जाएगा। तो फिलहाल ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड कहीं इस्लामिक जिहादी टूल तो नहीं है कि जहां पर दूसरे धर्मों के लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट किया जा रहा है। अगर इसी मुद्दे के दूसरे पहलू को देखें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वक्फ बोर्ड ही लोगों की जमीनों पर कहीं से अपना पुराना क्लेम निकालकर दावा पेश करता है, बल्कि बहुत से ऐसे राज्य भी हैं जैसे पंजाब, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, जहां पर वक्फ बोर्ड की जमीनों पर लोगों ने अपना कब्जा किया हुआ है। ऐसे ही कब्जों पर एक्शन लेने के लिए वक्फ बोर्ड बीच बीच में एक्टिव होता रहता है। यहाँ कंक्लूड करने के लिए बहुत से क्वेश्चंस हैं, जैसे सबसे पहला, हमारा संविधान सेकुलर होने के साथ साथ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस के साथ। आप अपने धर्म की बात बिल्कुल खुलकर कर सकते हैं, लेकिन किसी को जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं करवा सकते। दूसरा, राइट टू इक्वालिटी पर क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं, जो अगेन सेकुलर नेचर को बढ़ावा देता है। तीसरा, कि क्या आज की डेट में भी वक्फ बोर्ड की जरूरत है, जहां सरकार वही काम खुद करती है बिना कोई धर्म की बात किए, बिना कोई जातिवाद के। जब हॉस्पिटल्स और स्कूल खोले जा रहे हैं, वो हर काम सरकार ऑलरेडी कर रही है जो पुराने टाइम में वक्फ बोर्ड जनता की भलाई के लिए करता था। संसद में इस बिल पर क्या डिस्कशन होगी ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि वक्फ बोर्ड के पास जो पावर्स हैं वो सही हैं? क्या आज भी इस देश को वक्फ बोर्ड की जरूरत है? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपनी ओपिनियन को खुद डेवलप कीजिए ताकि औरों की सोच आपकी ना बन जाए। अगर आपको ये वीडियो और मेरा काम पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।